एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट होती है और एक्सरसाइज 7.3 में विभाजक बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने होंगे पूरी एक्सरसाइज में। कौन से विभाजक बिंदु? जैसे कि मान लो एक रेखाखंड है, इधर देखो एक रेखाखंड है आपका ए बी है। वैसे रेखाखंड कोई भी लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है पी क्यू ले सकते हैं, समझ गए, आर क्यू ले सकते हैं, एस क्यू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लो एक रेखाखंड आपका ए बी है, इधर ध्यान दो, एक रेखाखंड आपका ए बी है, इसका कोई विभाजक बिंदु है सी। कौन सा है? सी। विभाजक बिंदु का मतलब होता है कि जो रेखाखंड ए बी को विभाजित करता हो, और जरूरी नहीं रेखाखंड ए बी को ही विभाजित करता हो, बी सी भी हो सकता है, समझ गए। हो तो हमने ए और बी लिया तो इसलिए रेखाखंड ए बी बना, और बी और सी लेते तो रेखाखंड बी सी बनता, पी और क्यू लेते तो रेखाखंड पी क्यू बनता, समझ रहे हो। तो सी क्या हो गया? विभाजक बिंदु। विभाजक बिंदु ये ऐसा है कि ये इस रेखाखंड को विभाजित करता है, विभाजित करने मतलब काटता है, बांटता है, सही है। लेकिन अभी ये तो निश्चित नहीं है कि बराबर भागों में विभाजित करता है, इतना निश्चित है कि ये दो बराबर भागों में ना विभाजित करके विभाजित करता है। तो ये निश्चित होगा कितने अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लिया ये m1 अनुपात m2 में इसको विभाजित करता है। कितने अनुपात में विभाजित करता है बच्चों? m1 अनुपात m2। अच्छा सुनो, जो ये विभाजक बिंदु है इस रेखाखंड को बताओ बाहर से विभाजित करता है कि अंदर से? भाई ये रेखाखंड है और इसके बीच में है बिंदु सी, बिल्कुल बीच में भी नहीं कर सकते हैं, क्यों? बात में तो बताया नहीं क्या, इतना मालूम है कि है बीच में ही कहीं है। तो अगर बीच में तो विभाजित करता है, इसका मतलब अंदर से विभाजित करता है, यानी अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? अंदर का मतलब होता है अंतः विभाजित करना, समझ रहे हो। तो रेखाखंड ए बी के अंतः विभाजित बिंदु सी के निर्देशांक ऐसा हम लिखते हैं। क्या हम लिखेंगे? रेखाखंड ए बी के, इसको चाहे आप फार्मूला समझ लें तो इसको हम स्टार लगा के भी लिख सकते हैं। स्टार का मतलब होता है महत्वपूर्ण चीज लिखने जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो रेखाखंड ए बी के विभाजक बिंदु सी के निर्देशांक, अंतः विभाजक बिंदु सी के निर्देशांक, क्योंकि अंतर से विभाजित करता है ना। तो रेखाखंड पीछे बात है ना। रेखाखंड ए बी के अंतः विभाजक बिंदु सी के निर्देशांक, तो हम जिसके भी निर्देशांक लिखने जाते हैं तो उसके निर्देशांक एक तो हम मान लेते हैं, पहले से माना x, y है। कौन से हैं? तो सी के निर्देशांक अगर हमने x, y माने हैं इधर, तो हम सी के साथ लिख देंगे x, y, क्योंकि जिसके भी निर्देशांक मानते हैं हम उसी के साथ उसके निर्देशांक को लिख देते हैं, सही है। तो इसके निर्देशांक को लिख दिया। अब एक फार्मूले में आपके क्या बन जाते हैं? फार्मूले में आपके बन जाएंगे, देखो फार्मूला बनेगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे m1 प्लस m1 प्लस गामा, फिर बनेगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे बनेगा आपका m1 प्लस। तो हमने बोला कि अगर विभाजक बिंदु सी है तो विभाजक बिंदु सी के निर्देशांक जो है, वैसे तो हमने माने हैं x, y, लेकिन फार्मूले में जब एडजस्ट करके निकालेंगे तो फार्मूले में क्या निकालेंगे? m1 x2 और m2 x1 और नीचे m1 प्लस m2। m1 m2 क्या होते हैं? अनुपात। अनुपात क्या होता है? जो रेखाखंड को दो भागों में बांटता है। ये नहीं कह सकते बराबर बांटता है, लेकिन जितने भी दो बराबर भागों में बांटेगा, बराबर बांटे या वैसे बांटे, उसको हम m1 m2 कह देंगे। क्या कह देंगे? जिसमें पहला जो बिंदु रहता है, पहला बिंदु क्या रहता था? वैसे भी तुम समझते हो, दूरी का फार्मूला यूज करते थे। तो पहला बिंदु क्या रखते थे? x1 और दूसरा बिंदु हमेशा क्या रखते थे? x2 y2। तो उसी प्रकार यहीं से तो बना है m1 x2 और प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब बात ये आती है तो अंदर से विभाजित करता था, सही बिंदु। एक रेखाखंड मान लो कोई इसी प्रकार का है, अब वो रेखाखंड आपका PQ है। कौन सा है? और PQ को कोई बाहर से विभाजित करता है तो बाह्यता विभाजित आएगा। वो कोई बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु मान लो R है। कौन सा है? R, जो इसको विभाजित कर रहा है। अब आप कहोगे कि अगर R विभाजित कर रहा है इसको तो कैसे निकालेंगे? तो सीधी सी बात है, पहले P से लेकर R तक का जो रेशियो है वो ले लेंगे अनुपात में, वो क्या ले लेंगे? m1। कितना ले लेंगे हम लोग? m1। और फिर P से लेकर के Q तक का ले लेंगे, वो कितना ले लेंगे? m2। कितना ले लेंगे बच्चों? m2। तो बताइए इनका अनुपात अगर अलग अलग करके निकालेंगे तो कितना निकलेगा? बड़े में से छोटे को घटा के निकालेंगे, तो बड़ा वाला कितना है? m1 और छोटा वाला कितना है? m2। तो m1 माइनस m2 करके निकालेंगे
अभी तो ये अनुपात निकलेगा भाई। भाई बताओ पी क्यू का अनुपात कैसे निकलेगा? जब पूरी भुजा m1 में से m2 को घटा दोगे, ये m2 मानो, इसको m2 मानो, इसको m2 गलत कर दिया। इसको अगर m2 माने तो बताइए पी क्यू का अनुपात कैसे निकालोगे? जब आप पूरे m1 में से इस m2 को हटा दोगे तभी तो पी क्यू बचेगा। पी क्यू कैसे शेष रहेगा? जब पूरे m1 में से m2 को हटा दोगे तो पी क्यू बचेगा। तो अंतः विभाजित करने वाले निर्देशांक का फार्मूला बनाने के लिए केवल इतना है कि आप जहाँ पर प्लस लगा है वह क्या लगा देंगे? माइनस। समझ गए? वो बाह्यता विभाजित करने वाले में। तो इसमें बाह्यता विभाज्य बिंदु है कौन सा? आर। कौन सा है? आर। तो आर के निर्देशांक अगर हम यहाँ पर x, y मान लेते थे, उसमें माने थे, तो बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? आर रेल। बताओ बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? बाह्यता बाह्यता विभाजक बिंदु आर के निर्देशांक, बाह्यता विभाजक बाह्यता विभाजक बिंदु आर के निर्देशांक। तो देखो बच्चों, अगर हम आर के निर्देशांक लिखने जा रहे हैं तो आर को लिखेंगे और इसके साथ इसका निर्देशांक लिखेंगे। कितना है? x, y। आर को लिखेंगे, इसके साथ इसका निर्देशांक लिखेंगे और फिर फार्मूले को लिख देंगे उसके आगे। वो भी आर के कहे जाएंगे, वो जो फार्मूले में, सुनो, जो फार्मूले में एडजस्ट करके निर्देशांक निकलेंगे वो भी किसके निर्देशांक कहलाएंगे? आर के। तो कितना हो जाएगा? अंतर इतना हो जाएगा कि जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो हो जाएगा देखो m1 x2 माइनस का m2 x1 और नीचे भी माइनस हो जाएगा m1 माइनस m2। उधर अच्छो क्या हो जाएगा? m1 y2 और माइनस का m2 y1 और नीचे भी माइनस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा m1 माइनस m2। तो इस प्रकार क्या अंतः विभाजक और बाह्यता विभाजक बिंदुओं के निर्देशांक के बारे में आप समझे हैं? तो इतना पहले नोट करो, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान समझना बच्चों, आप बुक की तरफ ध्यान दे दो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले अगर ये बात है कि मिलाने वाला रेखाखंड, तो आप उस रेखाखंड को बना लिया करो कोई दो बिंदु लेकर के। बताओ कौन से दो बिंदु ले? ए और बी। एक बिंदु ए ले लिया, दूसरा बी। तो बताओ ए के निर्देशांक कितने दिए हैं? -1,7 और बी के 4,-3। बातें बंद कर दो। फिर उसने ये बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक याद करो जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला रेखा 2:3 के अनुपात में बांटता है। अब सुनो, 2:3 के अनुपात में बांटने का मतलब ये हुआ कि 2 का अनुपात थोड़ा कम रहेगा और 3 का ज्यादा। मतलब 2 का अगर इतना रहा तो 3 का थोड़ा ज्यादा रहा। मतलब ये 2 है तो ये 3 है। जब भी 2:3 अनुपात की बात आए तो उसे m1 और m2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहला m1 होता है, दूसरा m2। अच्छा ये बताओ, कोई बिंदु आकर के इसे विभाजित करेगा तो ये रेखाखंड में वह बिंदु विभाजक बिंदु का कार्य करेगा। इसका कार्य करेगा विभाजक। मान लो विभाजक बिंदु C है, क्या है? C। विभाजक बिंदु कौन सा हो गया? C। तो उसने ये बोला है कि उस विभाजक बिंदु के आप निर्देशांक ज्ञात कर दो जो रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटता है। भाई अगर रेखाखंड बांटा नहीं जाता तो विभाजक बिंदु आता कहाँ से? रेखाखंड बांटा गया 2:3 में तभी तो विभाजक बिंदु आया। बांटा ही नहीं जाता तो विभाजक बिंदु आते नहीं। विभाजक का मतलब क्या होता है? विभाजित कर देना, बांट देना। तो बांटने का कार्य कौन कर रहा है? सी। तो सी क्या हो गया? अभिष्ट विभाजक बिंदु। क्या हो गया? विभाजक। हाँ, अभिष्ट मतलब क्या होता है? जो ज्ञात करना है। तो सी क्या हो गया? अभिष्ट विभाजक बिंदु। मान लो सी के निर्देशांक अगर मालूम नहीं है तो हम क्या मानेंगे? x, y। तो विभाजक ये सी। बताइए कैसा विभाजक बिंदु? अंतः की बाह्यता? अंतः, क्योंकि अंदर से रेखा नेवी को विभाजित करता है। तो यहाँ लिखेंगे अंतः विभाजक बिंदु सी के निर्देशांक। अंतः विभाजक बिंदु अगर अंतःविभाजक बिंदु सी के निर्देशांक चाहिए तो यहाँ सी लिख लेंगे और सी के जो निर्देशांक हैं जो हमने लेट किए हैं, माने हैं, वो उसके पास लिख लेंगे। समझ में आ रही है बात? फिर ये तो हमने लिख लिए वो जो हमने माने हैं, और एक फार्मूले में होते हैं यहाँ लेडी, वो कौन से होते हैं मालूम है आपको? अगर फार्मूला आपने कल याद किया होगा तो आपको मालूम होगा वो जो निर्देशांक होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 और अपान m1 प्लस m2 m1 y2
और प्लस M2Y1 और अपान में M2 M1 प्लस M2 ये होते हैं अंतःविभाजित बिंदु के निर्देशांक। ये हमने माने ना। तो इधर देखिए सी एक्स कामा वाई, बच्चों इधर देखो सी एक्स कामा वाई इक्वल टू हो जाएगा सी। अब याद रखना जो पहला बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं x1 y1, जैसा कि हम ऑलरेडी बोलते आए हैं पीछे से x1 Y1 और जो दूसरा बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं x2 Y2। याद रखना ये तो हमेशा से मालूम होगा कि पहला x1 y1 बिंदु और दूसरा x2 y2। तो चलिए एक नजर में देखना m1 x2 m1 2 और x2 4 m1 2 और x2 4। तो 2 बीच में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस m2 x1 देखो एक नजर में m2 3 और x1 -7 तो कितना हो गया बताओ 3 इंटू -7 और नीचे 3 इंटू -1 है ना x1 तो 3 इंटू -1 और नीचे m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3 तो 2 प्लस 3 कितना 5 लिखते डायरेक्ट 5 यस सर। तो 2 प्लस 3 5। इधर देखो m1 y2 तो m1 कितना है 2 और y2 कितना है y2 देखा तो -3 फिर m2 y1 तो m2 कितना है देखिए 3 m2 3 m2 y1 7 और नीचे वही बात फिर से 5 m1 प्लस m2 M2 तो 2 प्लस 3 कितना बनेगा 5। अब आप ये देखना सी x कामा y अर्थात सी के निर्देशांक जो हमने माने हैं वो x का y और जो आने वाले हैं वो यहाँ से आएंगे 2 4 जा 8 और प्लस माइनस 3 बन जा 3 नीचे कितना है 5 इसी बार 2 3 जा 6 माइनस का 6 और प्लस 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 ही रहेगा 3 7 जा 21 और नीचे कितना है 5। इधर देखना तो सी के जो निर्देशांक आएंगे x कामा y इज इक्वल टू 8 में 3 निकल गया 5 इसको आप चाहे छोटे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो तो 5/5 21 में 6 गया 15/5 5 इक्कन 5 3 15। तो अब आपके जो निर्देशांक आए हैं सी के 1, 3 वो आ गए कितने 1, 3 इसका मतलब ये हुआ कि x के इक्वल है 1 और y के इक्वल है 3 समझ गए। तो फिर सी के निर्देशांक बच्चों ऑलरेडी कितने आ चुके हैं 1, 3। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? सेकंड की तरफ ध्यान देना आप लोग, इधर ध्यान देना। बोला गया है कि क्या बिंदु P 5, बिंदुओं A, 7, -2 B 1, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले दो बिंदुओं में से एक है। तो पहले तो आप ये देखिए दो बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है रेखाखंड। तो रेखाखंड कौन सा है A B। दो बिंदु कौन कौन से देखना थोड़ा एक पहला बिंदु बताओ कितना है 7, -2 -2 और दूसरा B कितना है 1, -5 1, -5। उसने ये बोला है कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है। सम त्रिभाजित का मतलब हुआ समान 3 भागों में बांट देना। सुनिए इधर देखिए मान लो इधर देखो मान लो एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। दूसरा बिंदु कौन सा है Q। ये दो ही बिंदु क्यों लिए ताकि 3 बराबर भागों में बांटा जा सके रेखाखंड को। सुनो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग 3 बराबर भागों में बांटा जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसका भाग 1 हुआ तो इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। सही है 3 बराबर भागों में बट जाएगा। तो P के निर्देशांक तो ऑलरेडी दिए गए हैं। तो दिए गए हैं देखो P के निर्देशांक दिए हैं 5, -3। अब Q के हमें निकालने हैं। तो एक बात ध्यान से इसमें देखना अगर Q के निर्देशांक निकालने हैं इससे पहले ये देखो कि Q क्या है कि AB का विभाजक बिंदु है। AB का है कि नहीं बोलो भाई Q क्या है AB का बिल्कुल AB के मध्य में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। AB के तो मध्य में ना पड़ेगा लेकिन इतना है कि P और B का मध्य बिंदु है। Q क्या है P और B का। तो अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल दिए जाए Q के तो फिर आगे जो है विभाजक बिंदु का फार्मूला लगा के ये हम देख सकते हैं कि क्या Q के निर्देशांक वही नहीं जो P के हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे तो क्या निकलेगा 5 कितना होगा 6 और 6 का हाफ कितना होगा 3 निकालते हैं। PB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक PB के मध्य बिंदु इधर देखो अगर PB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे तो Q को हम रखेंगे उसके पास में। अच्छा मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता था वो होता था x1 + x2 y y1 + y2 y2। एक डायरेक्ट फॉर्मूले तो तरीका भी बताया था कि जोड़ दो फिर हाफ कर दो बताया था यानी दोनों को जोड़ो फिर हाफ करो। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है P और B को देखना है क्योंकि PB का मध्य बिंदु Q है ना
तो किसको देख के काम करना है? पी और बी को। जो पी होगा वो पहला बिंदु होगा, उसे कहेंगे x1 y1, और जो क्यू ऑफ पी बी होगा वो दूसरा बिंदु होगा, उसे हम कहेंगे x2 y2। समझ पा रहे हो? यस सर। जो P होगा वो पहला बिंदु होगा x1 y1, और जो B होगा वो दूसरा बिंदु होगा x2 y2। तो देखो इधर P पहला बिंदु है जिसको हम कह देंगे जब तक के लिए क्या x1 y1, और हमने बोला कि जो B है वो क्या होगा? दूसरा बिंदु x2 y2। चलो अब लगाओ ये वाला फॉर्मूला, क्या होगा? x1 प्लस x2, अर्थात x1 5 है, x2 कितना है? 1, तो कितना होगा? 5 प्लस 1 बाई 2, y1 प्लस y2 -3, और माइनस प्लस माइनस, तो -3 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 5 और y2। तो आप देखना क्योंकि जो निर्देशांक बनेंगे 5 1 6, तो 6y2 काम 5 3 कितना होता है? 8, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8/2। तो 6 का हाफ कितना होता है? 3, और 8 का हाफ कितना होता है? तो यहाँ पे 3 कामा -4, क्योंकि निर्देशांक कितना है? 3 कामा। अब इसको हटा भी दोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप केवल इतना ध्यान रखना, जिसका भी मध्य बिंदु निकालना हो उन्हीं बिंदुओं को देखा करो। जैसे पी के मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालने तो पी पहला बिंदु होगा, बी दूसरा बिंदु होगा। समझ गए? यस सर। अच्छा, क्यू के तो निर्देशांक आ गए। उसने ये पूछा क्या है कि क्या बिंदु पी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदुओं में से एक है। आप सुनो, क्या बिंदु पी इतना ही होगा 5 का -3? ऐसा प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? ए क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल दो चाहे, और नहीं तो देखो अगर हमने रेशियो माना है तो ये फिर पी क्या हो गया? विभाजक बिंदु ही हुआ। किसका बताओ? ए क्यू का। भाई ए क्यू का ये विभाजक बिंदु क्यों बन गया? क्योंकि इनका अनुपात 1:1 ले लिया हमने। अनुपात 1 लेने का मतलब ये होता है कि अलग अलग अनुपात में बांट दो तो वो रेखाखंड बट जाता है 2 भागों में, और बराबर भागों में क्यों बट गया? क्योंकि अनुपात बराबर लिया है। बात भी वो यही कह रहा है कि समत्रिभाजित करना। समत्रिभाजित मतलब क्या होता है? समान 3 भागों में बांटना। तो अब विभाजक बिंदु कौन सा हुआ बताओ? पी। तो विभाजक बिंदु पी के निर्देशांक पी ए क्यू का विभाजक बिंदु है और वो उसके अंदर है, तो अंतः विभाजक बिंदु बना। क्या बन गया? अंतः विभाजक बिंदु। तो आप लिखेंगे इसलिए अंतः विभाजक बिंदु पी के निर्देशांक, या हम केवल लिख दें कि विभाजक बिंदु पी के निर्देशांक, विभाजक बिंदु विभाजक बिंदु पी के निर्देशांक। सुनो, ये मध्य बिंदु भी है और ये विभाजक बिंदु भी है। हमने विभाजक बिंदु का फार्मूला क्यों लगाया? इसका कारण ये है क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है पूरी कंप्लीटली विभाजक बिंदु के सूत्र पर ही आधारित है। समझ गए? यहाँ पर मध्य बिंदु लगा दिया तो यहाँ पर विभाजक बिंदु लगा देंगे। उसने बात ये कही है कि विभाजक बिंदु में से एक होना चाहिए ये। तो सुनिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो निर्देशांक ऑलरेडी दिए रखे हैं। कितने दिए बताओ? 5, 3 से ना दिए होते तो हम x, y मानते। अब दिए हैं तो 5, 3 दिए हैं। अब सूत्र में क्या होते हैं बताइए? सूत्र में क्या होते थे बच्चों? याद है? m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 y2 m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस देखना, यही निर्देशांक आना चाहिए। अगर ये निर्देशांक आ जाता है तो हम कह देते हैं कि रेखाखंड पर एक बिंदु P 5, -3 स्थित है। समझ गए? अगर यही आता है इधर भी, ये तो इधर तो है लेकिन राइट साइड में भी आ जाए तब तो बात सही होगी। बताइए m1 कितना है? m1 m2 तो बना ही बना है ना उसमें। m1 1 है, m1 कितना है? 1। और x2 किसको देख के काम करेगा? a और q को। किसको? a और q को, क्योंकि a q का विभाजक बिंदु है p किसका विभाजक बिंदु है? a q का। तो अगर ये x1 y1 है तो ये q क्या हो जाएगा? x2। अब इसी को देख के काम कीजिए तो क्या हो जाएगा? m1 x2, तो m1 हुआ 1 और x2 कितना हुआ? 3। m2 कितना है? 1 दिख रहा है? m2 x1 कितना है? 7, और नीचे m1 प्लस m2 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। इसी प्रकार आप बताइए m1 y2, m1 कितना है? 1 और y2 कितना है? -4। अब फिर m2 कितना है? 1 और y1 कितना है? -2। अब नीचे वही बात फिर से आ गई, m1 प्लस m2 की बात करें तो 1/1 कितना हो जाएगा? 2। अब आप ये देखना कि ये P 5, -3 इधर है तो क्या इधर भी आता है कि नहीं आता है? इधर 3 बन जा 3 और 7 बन जा 7 और नीचे कितना है? 2। 4 बन जा 4 और प्लस माइनस नीचे कितना आ जाएगा? 2। तो ये देखिए 7 और 3 कितना होता है? 10।
तो अगर इधर देखा जाए तो p 5 कामा -3, इधर देखो बच्चों, इधर देखो 7 और 3 10/2, 10/2, 4 और 2 कितना होता है बताओ? 4 और 2 6 माइनस का ना, और नीचे 2, 10 का हाफ कितना होगा? 10 का हाफ हो जाएगा 5, इधर लिख देना बराबर करके, समझ लोगे? यस सर। इक्वल टू p के जो निर्देशांक आएंगे 10 का हाफ 5 कामा 6 का हाफ -3, क्योंकि -6 का हाफ, तो देखो इक्वल आया। Yes, लेफ्ट sir. हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड। तो अतः बिंदु P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है। यही पूछ रहा था कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं में से क्या एक बिंदु P भी है? हाँ है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखना बच्चों। बात ना करो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप देखो। बिंदु 4 -1 किताब की तरफ देख लो। बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो दो ही बिंदुओं से रेखाखंड बन रहा है। कितने बिंदुओं से? 2। अब की 2 बिंदु कौन कौन से मानोगे? P और Q मान ले? यस सर, P क्यों मान? बार बार A भी मान ले, चलो A भी मान लो। पहला बिंदु बताओ कौन सा है? पहला बिंदु बताओ। 4 -1 और दूसरा बिंदु? -2 -3। सुनो इधर देखो, रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहला बिंदु मान लिया P, पहला बिंदु कौन मान लिया? P, और दूसरा Q। क्योंकि जब 2 बिंदु मानेंगे ना तभी रेखाखंड समत्रिभाजित होगा। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बटेगा। देखो ना, अगर हम एक बिंदु लेते तो क्या समान 3 भागों में बटता? तब तो 2 में बटता। अब हमने 2 ले लिए तो समान 3 भागों में बटेगा। देखो 1 2 3, है ही नहीं? समान 3 भागों में बटने का मतलब ये हुआ कि इनका अनुपात भी समान रहेगा हर जगह। अनुपात कैसा रहेगा? अर्थात 1:1। सही है। अब अगर हम देखें तो जिस प्रकार हमने पीछे नहीं निकाला था वैसे निकालेंगे। ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो P है ये किसका मध्य बिंदु है? AQ का। AQ का मध्य बिंदु है। यस सर। लेकिन Q के निर्देशांक पहले मालूम हो जाए तभी तो मालूम हो पाएगा यस ना। सर। तो ऐसा करेंगे ना, सुनो ऐसा करेंगे कि अगर Q के निर्देशांक निकालने हैं हमको तो हम विभाजक बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। वो कैसे? देखो Q क्या है? विभाजक बिंदु हो गया। किसका बताओ? Q विभाजक बिंदु का रेखाखंड AB का। कैसे? देखो कितने अनुपात में बांटा जा रहा है। सुनो, अगर Q से अनुपात देखें तो Q से अनुपात कैसे दिखाई पड़ेगा? 1:2। और इधर से देखें तो 2:1 दिखाई पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि M1 कितना हो गया? 2, और M2 कितना हो गया? 1। सही है। तो फिर x1 y1 कितना हो गया? इसके लिए, किसके लिए? रेखाखंड AB के लिए, जहाँ विभाजक बिंदु क्या है? Q है। और अभी विभाजक बिंदु Q के निर्देशांक नहीं मालूम है तो क्या हम x का y मान लें? सही है। तो x का y मान लिए। पहला बिंदु x1 y1 और इसका दूसरा बिंदु क्या मान लिया? x2। अब बताइए विभाजक बिंदु आपका कौन सा है? Q। और अनुपात कितना है? 2:1। तो हम लिखेंगे विभाजक बिंदु Q के निर्देशांक। लेकिन किसके विभाजक बिंदु? रेखाखंड AB के। विभाजक बिंदु Q के निर्देशांक। इधर Q के अगर निर्देशांक निकालेंगे तो Q के निर्देशांक अपनी तरफ से हमने माने हैं x, y। अब वैसे क्या होते हैं? वैसे फार्मूले बताओ ना। M1 x2 M2 x1 अपान में M1 प्लस M2 आगे M1 y2 प्लस M2 y1 M2 y1 M प्लस M2 M1 प्लस M2 समान है। देखिए चल, तो Q x y इक्वल टू Q। इधर M1 कितना बताइए? 2। एक नजर में देखना, M1 कितना है? 2। x2 कितना है? -2। फिर M2 कितना है? 1। M2 1 और x1 बता दो जल्दी से। और देखते हैं नजर किसकी ज्यादा अच्छी है। और नीचे M1 प्लस M2 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। अब ये बताओ M1 कितना है? M1 y2 -3। फिर M2 कितना है? M2 y1 और नीचे M1 प्लस M2 2 और 1 3।
तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू एक्स का वाई इज इक्वल टू क्यू इधर 2 2 जा 4 माइनस का 4 बन जा 10 का 4 और नीचे 3 ध्यान समझना 2 3 जा 6 माइनस का 6 और प्लस माइनस 1 बन जा और नीचे 3 तो आप देखिए जो क्यू के निर्देशांक आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं क्यू 4 से 4 3 से 4 0 भाग 2 तो 0 रहेगा ना तो यहाँ पर तो 0 हो गया -6 में 1 जोड़ो -7 बाई 3 तो क्यू के तो निर्देशांक आ गए। अब बात रह गई पी के निर्देशांक निकालने की तो जो क्यू के आए हैं रख करके पी के निकाल देंगे समझ गए। तो पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं। देखो जो अब निकालेंगे रेखाखंड ए क्यू के विभाजक बिंदु पी के निर्देशांक रेखाखंड ए क्यू के विभाजक बिंदु पी के निर्देशांक। तो ए क्यू में देखो जो अनुपात है वो कितना है 1:1 तो इसको हम कह देंगे m1 और दूसरे वाले को हम क्या करेंगे पहला m1 और दूसरा m2। तो ये जो ए क्यू के अगर हम विभाजक बिंदु पी के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्यू है। तो जो पहला बिंदु होता है उसे हम x1 y1 बच्चों कहते हैं और दूसरा जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं x2 y2। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब वो x2 y2 ना रहा अब कौन सा रहा q x2 y2 हो गया पहला बिंदु ए हो गया क्योंकि ए क्यू का ले रहे हैं बिंदु q भाई ए क्यू का विभाजक बिंदु पी ले रहे हैं तो पहला बिंदु कौन सा हुआ ए और दूसरा बिंदु कौन सा क्यू तो पहला बिंदु हमेशा x1 y1 रहता है और दूसरा बिंदु x2 y2। तो देखिए अब अगर पी के विभाजक बिंदु निकालने जाएंगे तो चाहे तो ये पी एक्स का वाई लिख लो अगर इसको नहीं भी लिखते हो तो कोई बात नहीं है हम तो पी के विभाजक बिंदु निकाल रहे हैं तो पी के साथ फार्मूला भी लिख देंगे तो आएगा तो विभाजक बिंदु ही समझ रहे हो नहीं। तो देखो यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है पी क्या आप लिखेंगे पी और साथ में ब्रैकेट m1 कितना है बताओ 1 m1 कितना है 1 x2 देखो x2 है 0 और प्लस m2 कितना है एक नजर देखो 1 m2 है 1 और x1 है 4 और नीचे m1 प्लस m2 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इधर देखो m1 कितना है 1 और y2 कितना है y2 देखा तो -7 by 3 प्लस m2 देखा कितना है 1 और y1 देखा तो कितना है माइनस का 1 और नीचे m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। सही है इधर देखना p 1 का 0 मल्टीप्लाई किया 0 और 4 बन जा 4/2 कर लेंगे इसको कामा इधर देख लो -7/3 बन जा -7/3 और प्लस माइनस -1 बन जा 1 और होल पान कितना है 2। तो यहाँ पर बच्चों देखो 2 2 जा और तो पी के जो निर्देशांक आएंगे वो 2 कामा 3 बन जा 3 और मैं 7 जोड़ा 10 देखो ना 3 बन जा 3 और -7 -10 और ये जो 3 है ना ये 2 के नीचे आ जाएगा 3 2 जा 6 नहीं समझ पाए 3 बन जा 3 में 7 जोड़ा माइनस का 10 और ये 3 है कहाँ जाएगा 2 के नीचे तो 3 2 जा 6 समझ गए। तो देखो इधर 2 3 6 2 5 10 तो जो पी के निर्देशांक बच्चों बने वो बने 2 कामा -5/3। तो समझ में आया आपके ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों 4 की तरफ ध्यान दो। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किसे विभाजित होता है तो x अक्ष तो एक क्षैतिज रेखा होती है ना और रेखाखंड जो हम खींच रहे हैं वो भी एक क्षैतिज रेखा है। सुनो जो हम रेखाखंड खींच रहे हैं वो भी एक क्षैतिज रेखा है और x भी एक क्षैतिज रेखा होती है y एक तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है समझ रहे हो ऊर्ध्वाधर ऐसे ऐसे और क्षैतिज इस प्रकार समझ रहे हो। तो रेखाखंड कौन सा है बताओ रेखाखंड ए कौन सा है तो बताओ ए और बी के निर्देशांक कितने दिए हैं ए के हैं 1, -5 और बी के कितने -4, -5। अब ये पूछा गया देखना बच्चों ध्यान से देखना पूछा ये गया है कि ये जो रेखाखंड है वो अनुपात ज्ञात करना है जिससे ये रेखाखंड जो है x अक्ष से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए तो क्या अगर ये x अक्ष से विभाजित होगा तो क्या x अक्ष के अनुदिश ही बनेगा नहीं क्योंकि अगर x अक्ष से विभाजित होता है तो इसका मतलब इस रेखाखंड को थोड़ा ऊर्ध्वाधर बनाना पड़ेगा। ऐसा मतलब रेखाखंड को बनाना पड़ेगा आपको इस प्रकार ऐसे तब ये x अक्ष से विभाजित होगा है कि नहीं भाई। x अक्ष तो एक ऐसे क्षैतिज रेखा होती है। अब देखो विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक के निर्देशांक अब यहाँ पर लिख लो कितने 1, -5 और बी के निर्देशांक कितने हैं रेखाखंड थोड़ा सीधा बना दो ये कितना है -4, 5। अब सुना देते दो ये रेखाखंड एक ही हो गया तो किसके द्वारा विभाजित होता है x अक्ष से। x को x को क्या कहते हो आप x अक्ष
एक्स ओ एक्स डैश को आप क्या कहते हो, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो आप ये जानते हैं अगर कोई रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो उस पर एक्स के तो निर्देशांक मालूम होते हैं लेकिन वाई के निर्देशांक मालूम नहीं होता। तो ठीक है, अगर मान लो ये ओ पर विभाजित हो रहा है, ओ पर विभाजित भी हो रहा है, ये रेखांक कहाँ पे विभाजित हो रहा है, ओ पर, तो ओ पर जो निर्देशांक हो जाएंगे एक्स का मालूम होगा और वाई का 0 होगा। हमने बोला एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो जिससे विभाजित होगा उसका निर्देशांक मालूम होगा, एक्स का पर विभाजित होता है एक्स का मालूम, वाई का 0। वाई अक्ष से विभाजित होता तो फिर वाई का मालूम होता और एक्स का 0। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो विभाजित हो रहा है तो उस पर एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, एक्स अक्ष पर सभी निर्देशांक कैसे लेते हैं, एक्स का 0 है माइनस एक्स का 0, पीछे पढ़ा नहीं था, एक्स का 0 पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में और माइनस एक्स का 0 नेगेटिव डायरेक्शन में। अब हमने एक्स पर कहीं पर भी बिंदु आ सकता है तो तब तक के लिए हमने क्या ले लिया, एक्स का 0। समझ रहे हो? तो ठीक है, अब विभाजित होता है किस अनुपात में विभाजित होता है तो अनुपात हमें निकालना है। मान लो ये m1 अनुपात m2 विभाजित होता है, माना ये m1 अनुपात m2, ये अनुपात आपको निकालना है, इतना अनुपात m1 है इतना m2, बस m1 m2 का मान निकालना है तुमको। तो बताइए विभाजक बिंदु कौन सा हुआ, ओ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विभाजक बिंदु ओ के निर्देशांक, विभाजक बिंदु ओ के निर्देशांक, विभाजक बिंदु विभाजक बिंदु ओ के निर्देशांक। अगर विभाजक बिंदु ओ के निर्देशांक चाहिए ना तो हम ओ को लिखेंगे, ओ के निर्देशांक को लिखेंगे। ओ कितना है बताओ, ओ है, ओ के निर्देशांक कितने हैं, एक्स का 0। सही है। उधर अगर ओ के निर्देशांक इधर एक्स का 0 है तो उधर फार्मूले में कौन से यूज करते थे, याद है, m1 x2 m2 x1 और नीचे m1 प्लस m2 कामा m1 by2 m2 by1 और नीचे m1 प्लस m2। अब इतना ध्यान रखना कि आपको m1 m2 निकालना है। क्या निकालना है आपको, m1 m2। तो अब देखिए ध्यान से, वैल्यू को देखिए, जो x1 y1 होगा वो किस हिसाब से होगा, ये ओ जो है किस रेखाखंड का विभाजक बिंदु है, ए बी का, तो जो ए होगा वो पहला बिंदु होगा जिसको हम कहेंगे x1 y1 और जो बी होगा वो दूसरा बिंदु होगा जिसको हम कहेंगे x2 y2। तो फार्मूला होता है क्या, m1 x2 वो तो लिखेंगे, इधर देखते हैं, 0 x का 0 वो o x का 0 o। अब m1 हमें मालूम नहीं, m1 कहीं मालूम है, m1 नहीं मालूम, तो m1 को जैसा है वैसा लिख देंगे। m1 x2 कितना है देखो, माइनस का 4 प्लस m2 x1, इधर जगह नहीं है, देखो m1 है और x2 कितना है, -4 प्लस m2 नहीं मालूम और x1 कितना है 1 और नीचे m1 प्लस m2, नीचे क्या है आपका m1 प्लस m2 कामा m1 y2, m1 कितना है, m1 है, m1 है और y2 कितना है, y2 है 5 दिख रहा है, प्लस m2 तो m2 है और y1 कितना है माइनस का 5 और नीचे m1 प्लस देखना ध्यान से। तो ये ओ के निर्देशांक है x का 0 इधर से और उधर से ओ के निर्देशांक कितने आ रहे हैं देखो ध्यान से, माइनस का 4m1 माइनस का 4m1 और प्लस m2 बन जा m2 और नीचे कितना है m1 प्लस m2 काम। इधर देखना 5 का m1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5m1 और प्लस माइनस का 5m2 और नीचे m1 प्लस इधर देखो पहला निर्देशांक पहले के बराबर, दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर। तो अगर हम पहला निर्देशांक पहले के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू आएगी इतनी, m1 m2 नहीं आएगा कहीं। तो अगर हम दूसरे को बराबर कर दें तो m1 m2 का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला पहले को बराबर ना करके हम दूसरे के बराबर करेंगे, क्योंकि हमें m1 m2 निकालना है, समझ गए। क्योंकि अगर हम ये बराबर करते हैं तो x का मान आएगा और x का मान हमें नहीं निकालना है, किसका निकालना है m1 m2 का। तो हम दूसरा बराबर कर देंगे तो m1 m2 का मान आ जाएगा। तो देखो हम 0 को बराबर करेंगे किसके, 5m1 और माइनस का 5m2 और होल अपन m1 और प्लस का m2। आप देखते हैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो m1 प्लस m2 का अगर 0 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 मान लो, 0 के नीचे क्या मान ले 1 और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो m1 प्लस m2 का अगर 0 में करें तो ये 0 हो गया, क्या हो गया 0। अब वन का इधर करो तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 5m1 माइनस का 5m2
अब आप ये देखना, ये जो माइनस का 5m2 है, या हम कहें ये 5m1 है प्लस का, इधर किसमें आ जाएगा? माइनस में। अगर ये प्लस का है, इधर किसमें आएगा? माइनस। इधर हो गया 5m1 माइनस का, और उधर क्या है? माइनस का 5m2। माइनस माइनस कैंसिल। ये देखो, ये 5 आपका 5 बन जा 5 बन जा 5। आपको तो अनुपात m1 m2 में चाहिए ना, तो m1 और ये m2 आपका मल्टीप्लाई में है, इधर किसमें आएगा? डिवाइड में। उधर आपका कितना बचा? 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई में, इधर किसमें आएगा? डिवाइड में। तो आपका m1 और m2 में अनुपात बच्चों कितना आ गया? m1 अनुपात m2 आपका आ चुका है 1:1। कितना आ चुका है? 1:1। क्या ये समझ में आया आपके? देखिए, हमें विभाजक बिंदु भी निकालने हैं, तो विभाजक बिंदु निकालने के लिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, और जो m1 m2 की वैल्यू निकली है 1 और 1 वो यहाँ पर रख देंगे, जिससे कि x की वैल्यू निकल आएगी। जो x की वैल्यू निकल आएगी यही विभाजक बिंदु हो जाएगा, क्योंकि दूसरा बिंदु तो मालूम ही है कि नहीं? तो देखिए, यहाँ पर देखिए, ये ओ बता रहे जी ओ है, इसके निर्देशांक है x, 0 = ये भी ओ है। इधर देखना, -4m1, m1 की वैल्यू कितनी है? 1। m1 की वैल्यू कितनी है? और m2 की वैल्यू कितनी है? 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? -4 × 1, -4 × 1 और प्लस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 1। समझ पा रहे हो नहीं? समझ सर। और नीचे m1 + m2 मतलब 1 + 1 1 + 2। सही है। इधर देखो, इधर 5m1, तो 5 × m1 कितना है? 1, और -5m2 -5m2 m2 भी कितना है? 1, और नीचे m1 + m2, बहुत बातें हो रही हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ये समीकरण 1 से लिया हमने। कहाँ से लिया? समीकरण 1 से। तो इधर देखो, जो ओ के निर्देशांक आएंगे, वो ओ के निर्देशांक देखो, -4 बन जा 4 + 1 और होल अपान 2, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, और नीचे कितना है? 2। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, ये तो 0 हो गया। इधर वाला देखो, पहला निर्देशांक पहले के बराबर, दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर। दूसरा तो 0 0 हो ही गया, उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? 0। समझ रहे हो? अब पहला पहले बराबर कर दो, तो x को पहले बराबर करेंगे तो x = -4 में से बन गया -3, और नीचे कितना है? 2। तो बताइए, विभाजक बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए? x की वैल्यू कितनी आई है? -3/2। हाँ, -3/2, 0। ये आ गए विभाजक बिंदु के निर्देशांक। क्या समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि बिंदु P -4, 5 तथा Q3, -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को YH के अनुपात में विभाजित करता है। YH जब विभाजित करेगा, तो अगर YH विभाजित करेगा तो कौन सा रेखाखंड मिलकर बना होता है? P और Q को जोड़ने वाला रेखाखंड। दो बिंदुओं को मिला के रेखाखंड बनता है, आप तो जानते हैं। और इसमें दो बिंदु कौन से जोड़े जा रहे हैं? तो P और Q। तो P के निर्देशांक कितने हैं? देखिए, -4, P के निर्देशांक है -4, 5 और Q के 3, -7। अब 3, -7 बोला कि YH इसको विभाजित करता है, तो YH विभाजित ऐसे करेगा। तो अगर YH इसको विभाजित करेगा तो एक विभाजक बिंदु आएगा। अब वो विभाजक बिंदु मान लो R है। कौन सा है? R। अब एक बात आप ये बताइए, अगर YH इस रेखाखंड को विभाजित करेगा तो YH पर, प्रत्येक YH पर, मतलब Y इसके प्रत्येक बिंदु पर y का तो निर्देशांक मालूम होगा, लेकिन x का निर्देशांक मालूम नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए तो x का निर्देशांक नहीं मालूम, वो 0 है, और y का निर्देशांक कितना मालूम है? y, अर्थात 0, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ भाई, P और Q को जोड़ने से, मिलाने से बना रेखाखंड PQ YH से विभाजित करता है। तो YH की लाइन कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा से, तो इसे विभाजित कर दिया, तो विभाजक बिंदु कौन सा बन गया? R। YH पर प्रत्येक में x का निर्देशांक क्या होगा? 0, और y का तो निर्देशांक मालूम होगा जो कि y होगा। y का निर्देशांक मालूम होगा जो कि क्या होगा? y होगा। अब सुनो, ये जो YH है, इस रेखाखंड PQ को 2 अनुपात में बांटता होगा। इतना अनुपात m1 का होगा, इतना m2 का। तो एक अनुपात होगा आपका m1 और दूसरा होगा अनुपात आपका m2। हमने बोला था कि अगर दो बिंदुओं को मिलाने से अगर कोई रेखाखंड बनता है तो उसमें पहला बिंदु होता है x1, y1, और दूसरा बिंदु बच्चों क्या होता है? x2, y2। क्या m1 m2 दिया है? क्या बोला गया? देखो, जोड़ने वाली रेखाखंड को YH किस अनुपात में विभाजित करता है?
अर्थात ये तो ना मालूम ही करना है आपको, M1 M2 मालूम करना है, मतलब किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका मतलब आपको M1 M2 निकालना है, समझ गए? ठीक है, फिर विभाज्य बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। विभाज्य बिंदु कौन सा है? 0, y, तो इसका मतलब ये हुआ 0 तो मालूम ही है, तो y की वैल्यू निकाल दो, विभाज्य बिंदु के निर्देशांक निकल आएंगे, सही है। तो अब आप ये देखिए जो R है वो PQ का अंतर विभाज्य बिंदु है कि सहायता विभाज्य बिंदु है? अंतर, क्योंकि अंतर से PQ को विभाजित करता है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे अंतर विभाज्य बिंदु R के निर्देशांक। अंतर विभाजक बिंदु R की निर्देशांक। अगर ये अंतर विभाजित करता है तो R के निर्देशांक y अक्ष पर स्थित होने के कारण 0, y पहले से हमें मालूम है, 0, y हमें पहले से मालूम है, और R के निर्देशांक जो फार्मूले में सेटअप होके आएंगे वो क्या होते हैं? फार्मूले मालूम क्या होते हैं? M1 x2 प्लस M2 x1 और होल अपान M1 प्लस M2, होल अपान में होता है M1 प्लस M2। इसी प्रकार कामा M1 y2 प्लस M2 y1 और होल अपान में क्या होता है? M1 प्लस M2। अब आपको M1 M2 मालूम है, ध्यान से देखना। तो R के जो निर्देशांक इधर से है वह 0, y, उधर आप देखना R के निर्देशांक M1 M2 तो मालूम करना है, क्योंकि किस अनुपात में विभाजित करता है तो उसमें अनुपात मालूम करना है। अनुपात मतलब M1 M2। जैसे M1 मालूम नहीं तो M1 को एज इट जैसा वैसे रखेंगे। x2 कितना है देखो, तो यहाँ पर x2 3 रख दिया। M2 क्या मालूम है? नहीं मालूम है, तो M2 को ऐसे रखेंगे। x1 कितना है? -4 रख दिया। नीचे M1 प्लस M2 मतलब M1 प्लस M2 नहीं मालूम है, तो हम इसको जैसा है वैसा रखेंगे, अर्थात M1 प्लस M2। M1 कितना है? M1 मालूम नहीं। y2 कितना है आपका? -7 प्लस M2 हमें मालूम नहीं है, M2 मालूम नहीं, और y1 कितना है? 5 है। तो नीचे आपका M1 प्लस M2 जो चल रहा है वही चलेगा। अब आप देखना पहला निर्देशांक पहले बराबर, दूसरा निर्देशांक, तो हम पहला निर्देशांक पहले बराबर करेंगे, दूसरा नहीं बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दूसरा बराबर करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, अनुपात नहीं निकलेगा। अगर पहला बराबर करेंगे तो ये 0 में बदल जाएगा, अनुपात M1 M2 निकल आएगा। तो पहला पहले बराबर कर दें और बाद में जो पहले इससे अनुपात निकल आएगा M1 M2, तो इसी में रख करके हम क्या निकाल देंगे? विभाजक बिंदु, समझ गए? तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहला निर्देशांक पहले के बराबर कर देंगे, अर्थात 0 बराबर 3M1 और प्लस माइनस का 4M2 और होल अपान M1 प्लस M2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे अगर 1 मान लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इधर और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो M1 प्लस M2 का अगर 0 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 0। इसी का 3M1 माइनस 4M2 का अगर 1 में करें तो इतना ही हो जाएगा, कितना? 3M1 और माइनस का 4। ये देखना, ये प्लस 3M1 है, इधर किसमें आएगा? माइनस 3M1। तो फिर उधर क्या रह गया? उधर रह गया माइनस का 4M2, माइनस माइनस कैंसिल। आपको तो M1 और M2 में अनुपात चाहिए, तो अब कैसे निकालोगे? जो 4 के साथ M2 मल्टीप्लाई में है वो M1 के किसमें आ जाएगा? डिवाइड, अर्थात M1 अपान M2। उधर आपका क्या है? 4 है, और ये 3 मल्टीप्लाई में तो 4 के किसमें जाएगा? डिवाइड में, अर्थात 4/3। तो बताइए M1 अनुपात M2 कितना आ चुका है? 4:3। इसका मतलब ये हो गया कि अगर M1 M2 मालूम हो गया तो M1 M2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, y की निकाल देंगे। जो y निकल आएगा तो पहला तो मालूम है, दूसरा भी मालूम हो जाएगा, विभाजक बिंदु R आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम समीकरण 1 डाल दें, अपने आप लिख देंगे कि M1 M2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर देखो अच्छा जो M1 M2 का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे कि क्या निकल आएगा? विभाजक बिंदु। तो M1 के प्लेस पे कितना रखेंगे? 4 और M2 के प्लेस पे कितना रखेंगे? तो देखना बच्चों, R जो विभाजक बिंदु चल रहा है तो कितना चल रहा है? 0, y इक्वल टू R पीछे बातें नहीं। M1 कितना है? 4, तो यहाँ पर रख दिया 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस M2 कितना है? 3, तो M2 प्लस कितना रख दिया? 3 और मल्टीप्लाई बाई -4। नीचे M1 प्लस M2 मतलब 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। इसी प्रकार से देखो M1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4, तो यहाँ कितना रख दिया? 4 और मल्टीप्लाई बाई -7 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ रख दिया हमने 3 और मल्टीप्लाई कितना चला है? 5 और होल अपान कितना है? 7। होल अपान M1 प्लस M2 अर्थात 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। अब आप ये समझना R 0, y इज इक्वल टू R
4 तिया 12, यहाँ पर 12 लिख लिया, प्लस माइनस 4 तिया 12, यहाँ पर भी 12 लिख लिया, नीचे कितना है 7। इधर देखो 4 सत्ते 28, माइनस का 28, अब प्लस 15 और होल अपान कितना 7। अब देखना 12 से 12 से 12 कैंसिल होके यहाँ पर तो हो गया 0, यहाँ पर क्या हो गया 0। तो फिर देखो r इक्वल r की जो निर्देशांक है 0 कामा y, और इधर कितने आ गए आपके 0 कामा 28 15 आ गया माइनस का 13/7। अब आप देखिए जब पहला निर्देशांक पहले बराबर करेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी 0 तो यहाँ का क्या करें कि दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर कर दें, अर्थात y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, y की वैल्यू y, तो फिर विभाजक बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, इसलिए जो विभाजक बिंदु r के निर्देशांक हमें निकालने थे वो थे 0 कामा y, और y की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है, तो विभाजक बिंदु r के निर्देशांक कितने आ गए 0 कामा -13/7। तो फिर विभाजक बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं 0 कामा -13/7। समझ में आया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप ध्यान देना, 6 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, 6 का फर्स्ट पार्ट बोला ये गया है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। सुनो, 2 बिंदु है बच्चों, बताओ बिंदु 2 बिंदुओं को वही मान ले जो माना था पहले, एक बिंदु P मान लिया, एक बिंदु Q मान लिया, और विभाजक बिंदु हमने क्या मान लिया R, विभाजक बिंदु R मान लिया। तो बताइए इसमें P और Q के निर्देशांक कितने हैं -3, 10 और दूसरे के 6, -8। और कौन सा बिंदु से विभाजित करता है R, वो कितना है -1, 6। और ये किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लो ये M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, अर्थात इतना पार्ट M1 का है, उतना पार्ट M2 का है। तो जो पहला बिंदु होता है ना उसको हम कहते हैं x1/y, और जो दूसरा बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं x2/2, अर्थात ये रेखाखंड के बिंदु होते हैं, समझ पा रहे हो आप। और जो विभाजक बिंदु होता है वो तो x और y होता ही है, ठीक है। विभाजक बिंदु पहला x और दूसरा y। तो देखो अंतः विभाजक बिंदु r है, ये कैसा है अंतः विभाजक बिंदु। तो अंतः विभाजक बिंदु r के निर्देशांक हालांकि हमें दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं -1, 6, ये तो दिए गए हैं, और सूत्र में क्या होते हैं, ये होते हैं। तो देखिए ध्यान से r -1, 6 अनुपातित निकालना है आपको। R M1 कितना है नहीं मालूम, तो ये निकालना है। x2 कितना है बताइए 6 है, और M2 कितना है ये नहीं मालूम है, ये निकालना है। और x1 कितना है 3 है, नीचे M1 प्लस M2 की आपको निकालना है। कहाँ इधर देखना, M1 आपको निकालना है, और y2 कितना दिया है -8 दिया है, M2 आपको निकालना है, और y1 कितना दिया है 10 दिया है, नीचे M1 प्लस M2। अब तो आप पहले वाला काम करेंगे कि पहला निर्देशांक पहले के बराबर और दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर। तो देखिए इसमें पहला निर्देशांक है कितना -1, तो -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6M1, और प्लस माइनस का 3M2, और नीचे कितना M1 प्लस M2। देखो आपको केवल M1 M2 निकालना है, तो चाहे पहला निर्देशांक पहले के बराबर करो और चाहे दूसरा निर्देशांक दोनों से M1 M2 निकलेगा। तो बताओ पहले से निकाल दें कि दूसरे से, तो फिर पहला निर्देशांक पहले बराबर कर लिया, सही है। अब सुनो, इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे बनमान करके हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस प्रकार वन का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6M1 और माइनस का 3M2, और उधर M1 प्लस M2 का 1 में करो, पहले M1 का -1 में करो, -M1 और प्लस -M2, हाँ माइनस का M2। अब जो है M1 M2 को एक तरफ कर लीजिए। देखिए अच्छा ये है 6M1, और ये माइनस का M1 इधर किस में आएगा प्लस का M1, उधर क्या है माइनस का M2, ये माइनस का 3M2 है, उधर किस में जाएगा प्लस का 3M2। 6M1 में एक M1 जोड़ दो, तो ये तो हो गया 7M1, उधर 3M2 में से एक M2 हटा दो 2M2, हाँ तो ये तो हो गया 2M2। आपको M1 M2 निकालना है, तो M2 ये मल्टीप्लाई में है, इधर M1 के किस में आएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा M1 और अपान में M2, इधर हो जाएगा M1 अपान में M2, और उधर आपका कितना बचा है 2/2, अब इधर आपका 7 मल्टीप्लाई करो तो इधर किस में जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 2/7।
तो बताइए M1 अनुपात M2 कितना आ गया बच्चों? 2:7 और यही अनुपात आपको निकालना है। तो दूसरे से भी यही आता है 6 का सेकंड पार्ट। अब 6 का सेकंड पार्ट है, फार्मूला समय यही लगेगा, तो इसलिए इस फार्मूले को हम बार बार नहीं मिटा रहे हैं, समझ रहे हो? फार्मूला यही लगना है। देखिए बोला क्या गया इसमें, बिंदुओं P -5, 1, Q 3, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु A 1, 4 K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है कौन सा? PQ। कौन सा है? तो सबसे पहले हम रेखाखंड बनाएंगे PQ। तो पहला बिंदु आपका P है और दूसरा बिंदु कौन सा है? Q। तो अगर जो पहला बिंदु होता है उसको हम क्या कहा करते हैं? आपको पहले मालूम है x1 y1। तो P है कितना? P आपका है -5, 1 और Q कितना है? 3, 5। समझने की कोशिश करो, बातें नहीं। रेखाखंड को बिंदु A 1, 4 के अनुपात 1 के अनुपात विभाजित करता है। अब कोई बिंदु A है, यहाँ पर कोई बिंदु A है जो जिसके निर्देशांक बच्चों कितने हैं? 1, 4। अब ये जो A बिंदु है यही विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? K अनुपात 1। तो ये जो K है ना, ये M1 है और ये जो 1 है ये क्या है? M2। तो अब लगा दीजिए फार्मूला। विभाजक बिंदु कौन सा बन गया? इधर देखो, विभाजक बिंदु कौन सा बन गया? A। तो यहाँ लिखेंगे कि अंततः विभाजक बिंदु A के निर्देशांक। तो A के निर्देशांक हमें मालूम भी हैं और ये फार्मूले में होते हैं। मालूम कितने हैं आपको? 1, 4। और जो हम फार्मूले में यूज करते हैं वो ये हैं। तो आप देखिए A 1, 4 = A। अब एक नजर में देखना कि M1 कितना है? K है। ये x1 y1 है जो कि पहला बिंदु होगा, और जो दूसरा बिंदु होगा वो क्या होगा? x2 y2। अब आप इनसे x1 y1 और x2 y2 वैल्यू रखेंगे और M1 के प्लेस पर K रखेंगे, M2 के प्लेस पर 1 रखेंगे। तो बताइए M1 कितना? 3 K और M2 कितना? वो M1 x2 कितना? 3x2 3 और M2 कितना? 1 और x1 कितना? -5। नीचे M1 + M2 करें तो K + 1, यहाँ पर आ जाएगा K + 1 काम। अब बताइए ये क्या नाम जो है? M1 कितना? M1 K और नीचे y2 कितना? 5 प्लस M2 कितना? 1 y1 कितना? नीचे M1 + M2 कहें तो K + 1। इधर देखना बच्चों, जो विभाजक बिंदु A है वो 1, 4 दिया गया है और इधर से कितने आते हैं ये हम देखेंगे। 3 का K में मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस का 5 और नीचे कितना बच्चों? K + 1। समझना, 5 का K में मल्टीप्लाई करें तो 5K अब 1 बन जा 1 और नीचे K + 1। अब आप क्या करेंगे कि पहला निर्देशांक पहले के बराबर, दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर। तो इसे होगा क्या? इसे ये होगा कि K का मान निकलेगा, वो दोनों में से कोई भी बराबर कर दो निकल आएगा। तुम बताओ कि पहला पहले के बराबर करके निकालें कि दूसरा दूसरे के निकलेगा? चलो दूसरा दूसरे के बराबर करते हैं, क्योंकि पहला पहले के बराबर पहले हम कर चुके हैं, तो हम दूसरा दूसरे के बराबर करके निकालते हैं, निकलेगा एक ही मान। समझ रहे हो? देखो दूसरा का दूसरे बराबर करेंगे तो 4 = कितना है? 5K + 1 और होल अपॉन K + 1। तो नीचे 1 मार के मान करके हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस प्रकार देखो 4 का K में मल्टीप्लाई कर दो, 4 बन जा = अगर 1 का 5 के प्लस 1 में करें मल्टीप्लाई तो कितना आएगा बताओ? 5K + 1। तो देखना इधर ये 4K और ये +5 के इधर कितना आएगा? -5K = 1। ये +4 है, उधर किसमें जाएगा? -4 में। 5K में से 4K हटा दो, कितना बचेगा? माइनस का K = 4 में से 1 हटा दो, -3 तो माइनस कैंसिल। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? K की वैल्यू 3 आ गई। और उसने बताया क्या था? उसने यही बताया था कि आप K का मान ज्ञात कीजिए, तो K का मान आ चुका है 3। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? क्या क्वेश्चन बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर है 7 की तरफ थोड़ा ध्यान देना, बातें बंद कर दो। याद कीजिए कि बिंदु P, बुक की तरफ ध्यान दे रहे हो? याद कीजिए कि बिंदु P 3/4, 5/12 बिंदुओं A 1/2, 3/2 और B 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? फिर से अनुपात निकालना है। तो कौन से बिंदु मिलाए जा रहे हैं बताओ? A और B। कौन से बिंदु मिलाए जा रहे हैं? अब विभाजक बिंदु कौन सा है? P। तो आप ये बताना कि A और B के निर्देशांक कितने हैं? A के निर्देशांक बोलो। 1/2 1/2 3/2 और B के 2, -5 2, -5। अब विभाजक बिंदु P के 3/4
3/4 5/12 5/12। तो ये देखना बच्चों, ये विभाजक बिंदु जो P है ना, इधर जो विभाजक बिंदु P है वो इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है? मान लो M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। क्या M1 M2 की वैल्यू मालूम है? नहीं। तो विभाजक बिंदु कौन सा बन गया बच्चों? P। यहाँ लिखेंगे कि अंतः विभाजक बिंदु P के निर्देशांक, अंतः विभाजक बिंदु P के, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। और अंतः विभाजक बिंदु P के निर्देशांक हम लोग निकालने जा रहे हैं, जो कि पहले भी दिए गए हैं। कितना दिया गया? 3/4 और गामा 5/12। अब आप समझना, यहाँ पर केवल वैल्यू को रखना है। तो P जो कि है 3/4 और 5/12 और इधर भी P। बताइए M1 कितना है? M1 नहीं मालूम। M1 x2 कितना है? ये x1 y1 होगा। पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। अब आप पहचानो कि x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है, x2 है 2 प्लस M2 है x1 नीचे M1 प्लस M2 M1 जो है वही है, और y2 है माइनस का 5। इसी प्रकार y2 अगर -5 है तो अब आप ये देखिए प्लस M2 कितना है, M2 है, और y1 कितना है? अच्छा 3/2 नीचे M1 प्लस M2 देखना बच्चों, यहाँ पर P जो कि 3/4 और गामा 5/12, यहाँ पर भी P इधर। अब मल्टीप्लाई करना है केवल 2 का M1 में मल्टीप्लाई और M2 का 1/2 में मल्टीप्लाई, M2 बन जा M2/2 नीचे M1 प्लस गामा इधर -5M1 माइनस का, इधर देखो बच्चों प्लस 3 का M2 मल्टीप्लाई 3M2/2 और होल अपान M1 प्लस। अब क्या करेंगे? पहला निर्देशांक पहले बराबर और दूसरा निर्देशांक, आपको तो केवल M1 M2 चाहिए। चाहे दूसरा दूसरे बराबर कर दो तभी M1 M2 निकलेगा, चाहे पहला पहले बराबर कर दो तभी M1 M2 निकलेगा। किससे M1 M2 निकालना चाहोगे? ठीक है, तो हम पहला पहले बराबर करते हैं, अर्थात 3/4 = 2M1 और प्लस M2/2 होल अपान M1 प्लस M2। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 4 बात है 4 दूनी 8 M1 और 4 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखना, 4 का मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा और 2 क्या करेगा? 4 को काट देगा, तो 2 दूनी, तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो ना, 4 अगर यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा? 4 × M2/2 और 2 क्या करेगा? 2 या 4 यानी 2M2 बचेगा। कितना बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। सही है, समझ पाए कैसे? 4 2 जा 8M1 अब 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 को कैंसिल करेगा, अर्थात 2 दूनी 4, तो 2M2 बचेगा। अब इसका इसमें कीजिए इक्वल M1 3M1 प्लस 3M2। अब M2 को M2 की तरफ कर लीजिए और M1 को M1 की तरफ। देखिए 8M1 ये प्लस 3M1 है, इधर किसमें आएगा? माइनस में, तो 8M1 और वो प्लस वाला जो था 3M1 ये आ गया माइनस में। उधर देखो, उधर कितना है? 3M2। अब M2 वाले M2 की तरफ कीजिए, देखो उधर ये प्लस 2M2 है, उधर किसमें जाएगा? इधर 8M1 में से 3M1 हटाओ, 5M1 और उधर 3M2 में 2M2 हटाओ, M2 को बंद कर ले। ठीक है, हमें तो M1 अनुपात M2 चाहिए, तो M2 मल्टीप्लाई में इधर किसमें आएगा? डिवाइड में। तो उधर बच्चों कितना बचा है? 1 और ये 5 मल्टीप्लाई में किसमें जाएगा? डिवाइड में। तो बताइए M1 अनुपात M2 कितना आ गया? 1 रेशियो। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान से देखो।
8 की तरफ देखो, बोला है कि यदि P 9a-2 कामा माइनस b बिंदु A 3a + 1 कामा माइनस 3 और B 8a कामा 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करे तो A और B का मान निकालिए। सुनिए, एक रेखाखंड है, कौन सा है? रेखाखंड AB है। तो बताइए A के निर्देशांक कितने हैं इसमें? 3a + 1 3a + 1 -3 और B के 8a कामा 5। विभाज्य बिंदु कौन सा है बोलो? तो उसके निर्देशांक कितने हैं? 9 है, -2 हाँ, -3 एक लोग बोला करे माइनस का B किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 3:1। ये M1 है 3 और M2 कितना है 1। अब हमें A और B का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? A और B का। इधर ध्यान से देखना। तो इसमें विभाजक बिंदु हो गया P, तो अंतः विभाजक बिंदु हुआ कि नहीं हुआ? ये अंतः हुआ, क्योंकि रेखाखंड को अंदर से विभाजित करता है। तो लिखेंगे कि अंतः विभाजक बिंदु P के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 8 है, फार्मूला एक ही लग रहा है तो इसलिए इसको मिटा नहीं रहे हैं। तो अंतः विभाजक बिंदु P के निर्देशांक, तो सुनो, P के निर्देशांक दिए भी गए हैं इधर। कितने दिए गए हैं? 9a-2 कामा माइनस का B। और इधर से जितने आते हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो P बताइए, M1 कितना? M1 x2, M2 है ये। M1 x2, M1 कितना है? 3 और x2 कितना है? 8। ये x1, ये y1 और ये x2 और दूसरा y2। तो x1 कितना है? 3a + 1। क्या नाम है? x2 कितना है? 8 है। तो यहाँ पर रखेंगे 8 है। और प्लस M2 कितना है? 1 और x1 बोल दो 3a + 1 तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 3a + 1 और होल अपन M1 + M2 मतलब 3 और प्लस 1 कितना बनेगा? 4। समझना। अब M1 कितना है? M1 है 3 इंटू y2 कितना है? y2 है 5। M1 y2 प्लस M2 कितना है? M2 है 1 और y1 कितना है? माइनस का 3। नीचे वही बात है कि M1 + M2 मतलब 3 और 1। पहला निर्देशांक पहले के बराबर और दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर। इसमें जो P के निर्देशांक बच्चों हैं वो है 9a-2 और कामा माइनस B। तो पहला निर्देशांक जो है इसमें कितना है बताओ? 9a - 2। उधर से पहला निर्देशांक 8 या 24 है और प्लस 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना ही हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 3a + 1 होल अपन 4। अब इसका 4 में इधर मल्टीप्लाई करो। 4 9 जा 36 4 नेम 36 है और 4 दूनी 8। उधर करते हैं, देखो 24 टाइम्स ऑफ A और प्लस का 3a और प्लस का 1। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, मालूम है? मतलब इस प्रकार 9a - 2 का इसमें मल्टीप्लाई है, उसका इसमें मल्टीप्लाई। तो देखना इधर जो A वाले टर्म्स है सभी एक ही तरफ ले आएंगे। तो कितना हो जाएगा? 36 है 24 और 3 कितना होगा? 27 प्लस का इधर किसमें आएगा? माइनस में 27 है इक्वल टू इधर देखो +1। इधर देखो -8 उधर किसमें जाएगा? प्लस में। तो ये -8 उधर प्लस में आ गया। 36 है में से 27 ही हटा दो 9 है इक्वल टू 8 और 1 9 1 जा। A की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब A की अगर वैल्यू निकालनी है तो दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर। तो इधर दूसरा निर्देशांक इधर कितना है? माइनस का B और इधर 5 3 जा 15 5 3 15 और प्लस माइनस 3 इक्कन 3 और नीचे कितना है? 4। नीचे 4 है और इधर -b है तो -b के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -b का अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4b और 1 का 15 में 3 का कितना बचेगा? 12 का 1 में मल्टीप्लाई करो 12 तो 4 3 12 तो माइनस साइन उधर भेज दो माइनस का 3 यानी b की वैल्यू कितनी आ गई? -3। क्या समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 9 तक देखना। बोला गया है मुख्य तरफ ध्यान दो। बोला गया है कि बिंदु A 3,2 B 5,1 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु P को पर 1:2 के अनुपात में विभाजित हो जाता है
तथा बिंदु P रेखा 3x माइनस 18y प्लस के इक्वल टू 0 पर स्थित है, तो k का मान ज्ञात करो। इसमें दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है? AB। बात है ना? दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है? AB। तो बताओ A के निर्देशांक कितने दिए गए? 3, और B के 5, अच्छा एक बिंदु इसमें P है जो इसको विभाजित करता है, तो विभाजक बिंदु का कार्य करेगा। तो P के निर्देशांक कुछ दिए क्या? नहीं सर, P के निर्देशांक नहीं दिए, लेकिन ये विभाजित करता है 1:2 अनुपात में। 1:2 के अनुपात में ये रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। तो इसमें जो 1 है ना, जो 1 है उसको क्या कहेंगे? यमन, और जो 2 है उसको क्या कहेंगे हम लोग? यमन। बोला है कि इसी बिंदु P पर एक रेखा स्थित है, इसी बिंदु P पर एक रेखा स्थित है इस प्रकार। वो रेखा कौन सी है? वो रेखा है 3x माइनस 18y। कितनी है? 3x माइनस 18y 3x माइनस 18y प्लस के। ये रेखा स्थित है किस पर? बिंदु P पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिंदु P के निर्देशांक मान लो x, y है, तो अगर x, y की जो वैल्यू निकलेगी वो इसमें रख देंगे और k की वैल्यू निकल आएगी। सही है? मान लें x, y है इसके बिंदु, ठीक है। तो P क्या हो गया? विभाजक बिंदु। रेखाखंड AB का P क्या हो गया बच्चों? विभाजक बिंदु। अच्छा विभाजक बिंदु क्यों हो गया? क्योंकि रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, अंदर से विभाजित करता है ना। तो रेखाखंड AB के अंतः विभाजक बिंदु P के निर्देशांक, या हम डायरेक्ट लिखें कि अंतः विभाजक बिंदु P के निर्देशांक, अंतः विभाजक बिंदु P के निर्देशांक, अंतः विभाजक बिंदु P के निर्देशांक। तो हालांकि अंतः विभाजक बिंदु P के निर्देशांक जो सूत्र होता है उसमें अलग होते हैं, लेकिन जो हमने अपनी तरफ सिलेक्ट किए हैं वो कितने हैं? Px, y। तो यहाँ पर लिखेंगे Px, y इक्वल टू, इधर देखो ध्यान से, नोट बात करना। फार्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1, अब नीचे होता है m1 प्लस m2 कामा, फिर होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे आपका होता है m1 प्लस m2। पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला लगना है, ये आप याद रखना। देखो Px, y इक्वल टू P। अब आप में जानते हैं कि अगर रेखाखंड AB है तो जो पहला बिंदु होता है उसको x1 y1 बोलते हैं, और जो दूसरा बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? x2 y2। अब देखिए इसमें वैल्यू को रखिए। m1 कितना है? 1, m1 1 है। x2 कितना है? 5, m2 कितना है? 2, और x1 कितना है? 3। अब नीचे m1 प्लस m2 का है तो 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। इसी प्रकार m1 कितना है? 1, और y2 कितना है? 1 प्लस m2 कितना है? 2। इसी प्रकार y1 बच्चों कितना है? 2, और नीचे m1 प्लस m2 पाते हैं 1 प्लस 2 3। इस प्रकार इधर देखना Px, y इज इक्वल टू P 5 बन जा 5 और 2 3 जा 6 और 5 करते हैं डायरेक्ट, समझ लोगे? 11/3 कामा 1 बन जा 2 2 जा 4 में 1 जोड़ा करते हैं डायरेक्ट 5/3। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी पहला निर्देशांक पहले बराबर करने से जो x की वैल्यू आई है 11/3, और दूसरा निर्देशांक दूसरे को बराबर करने से जो y की वैल्यू आई है 5/3। अब एक बात बताइए, अगर बिंदु P पर ये रेखा स्थित है, ये वाली रेखा, ये तो है रेखा, ये जो रेखा यही रेखा है, वो बिंदु P पर स्थित है, तो स्वाभाविक है कि बिंदु P जो है इस रेखा पर है, या रेखा इस बिंदु P से होकर जाती है, तो x और y के जो मान निकलेंगे वो इस रेखा को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। यानी x का मान x के स्थान रखो, y का मान y के स्थान रखो। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 11/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे पहले, चूंकि बिंदु P पर रेखा स्थित है, क्योंकि बिंदु P रेखा पर स्थित है, रेखा बिंदु P पर स्थित है, क्योंकि बिंदु रेखा बिंदु P रेखा नहीं, क्योंकि बिंदु P से रेखा होकर जाती है ना, ये रेखा होकर जाती है, क्योंकि बिंदु P से बिंदु P से रेखा होकर जाती है,
अब देखो स्वाभाविक बात है, जब बिंदु P से रेखा होकर जाएगी तो बिंदु P के निर्देशांकों को साथ में लेके जाएगी, साथ में, अर्थात बिंदु P के निर्देशांक इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। हाँ, होकर जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे इसे संतुष्ट करेंगे। अब बिंदु P के निर्देशांक x y है तो x के प्लेस पर x का मान रखो और y के प्लेस पर y का मान रखो। तो x प्लेस पर x मान कितना है, 11/3, और माइनस का 18 इंटू y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5/3, और फिर है आपका इक्वल टू 3 6 जा और 3 से 3 11 माइनस 5 6 जा 30, और ये प्लस के उधर किसमें जाएगा बच्चों, 30 में से 11 क्या है, माइनस 19, उधर कितना है माइनस का, माइनस माइनस ये इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, क्या समझ में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब है 10 बच्चों, ध्यान से देखना। बोला गया कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, आपके अनुपात निकालना है जिसमें रेखा 2x + 3y - 5 = 0 बिंदु 8, -9 और 2, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती हो और विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी निकालिए। दो चीजें निकालनी है, विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं और अनुपात भी निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है, जिसके बिंदु के निर्देशांक कुछ दिए हैं उनको पहले आप लिखा करो। तो बताइए, दो बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड उसे क्या मानना चाहोगे, PQ की AB? चलो ये भी मान लिया। बताओ पहला बिंदु में से कौन है, दो बिंदुओं को मिलाने में पहला बिंदु कौन सा, 8, और दूसरा बिंदु कौन सा है, 2, 1। ठीक है, बता रहा है ये कि ये क्या नाम हुआ, अनुपात करती है जिसमें ये रेखा बिंदु इतने को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करती है। रेखा विभाजित करती है, कौन विभाजित करता है, ये रेखा जा रही है। तो स्वाभाविक बात है, अगर रेखा इस रेखाखंड को विभाजित करेगी तो आएगा एक विभाजित, क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई। रेखा जब इससे गुजरेगी, ये रेखा गुजरेगी, इस रेखा का नाम भी तो लिख दो, क्या रेखा है ये, 2x + 3y - 5। ये रेखा बच्चों क्या है, इधर लिखे देगा, 2x + 3y - 5, ये वाली रेखा है, ठीक पूरी, और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू, और ये रेखा है। अच्छा, जब यहाँ पर ये रेखा होके गई है तो इसने इस रेखाखंड को विभाजित किया है, जिसके कारण यहाँ पर विभाजक बिंदु मिला है। उस विभाजक बिंदु को क्या मान लें, बताओ, P मान लें, जिसके निर्देशांक हम अपनी तरफ मान ले रहे हैं, तब तक x, y। ठीक है, तो इसने कहा अनुपात आप निकालिए। तो हमने बता दिया, सुनो, ये रेखा जो इससे होके गई है तो विभाजक बिंदु मिला, और विभाजक बिंदु ने क्या किया है, इसको दो अनुपातों में बांट दिया, एक AP और एक VP। तो AP वाला अनुपात हमने कह दिया कि ये M1 है, कितना है, और जो PB वाला अनुपात है उसको हमने क्या कह दिया, M2 है। तो आपको अब M1 M2 भी निकालना है और विभाजक बिंदु भी निकालना है, यही बता रहा है कि अनुपात भी निकालो और विभाजक बिंदु भी निकालो। तो देखना फॉर्मूला यही लगेगा कि विभाजक बिंदु अंतः विभाजक बिंदु P के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 10 फार्मूला यही लगना है कि अंतः विभाजक बिंदु P के निर्देशांक, हमने मान भी वही नहीं है, x, y। अब सुनो, देखो ध्यान से, अब केवल वैल्यू को रखना है कि x, y = P। M1 तो मालूम नहीं, M1 को M1 रखो। x2 कितना है बच्चों, देखो जो पहला बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, x1 y1, और जो दूसरा बिंदु होता है उसको क्या हम लोग बोल देते हैं, x2 y2। अब आप स्वयं देखना कि x1 कितना है 8, वो x2 कितना है 2, प्लस M2 जैसा है वैसा रखेंगे। x1 कितना है 8, और नीचे M1 + M2 नहीं मालूम तो उसको ऐसे रखो, M1 + M2, कामा M1 कितना है नहीं मालूम है, M1 y2 कितना है, y2 है 1, प्लस M2 कितना है ये भी नहीं मालूम है, और y1 कितना है -9, और नीचे M1 + M2, यहाँ पर रख दिया M1 + M2, ब्रैकेट क्लोज। पहला निर्देशांक पहले के बराबर और दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर। लेकिन क्या पहला निर्देशांक पहले के बराबर करने से कोई वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो है क्या फिर आखिर, ये x के इक्वल है, ये y के इक्वल है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर ये बिंदु P से होकर रेखा गुजरती है तो जो बिंदु P के निर्देशांक है वो उस रेखा को क्या कर देंगे, संतुष्ट। अब तो बिंदु P के जो निर्देशांक बहुत बड़े बड़े हैं, कैसे, x की वैल्यू पूरी इतनी, y की वैल्यू पूरी कंप्लीट इतनी, तो ये x की वैल्यू x के प्लेस पर यहाँ रखनी है और इतनी y के प्लेस पर इतनी y की वैल्यू रखनी है। समझ गया, और फिर सॉल्व करना है तब अनुपात निकल पाएगा। समझ पाए? तो बताइए x की वैल्यू हम लोग कितनी रखेंगे, थोड़ा और सिंपलीफाई कर ले, फिर रखते हैं P x, y इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 का M1 मल्टीप्लाई कर दो 2M1 और 8 का M2 कर दो 8M2, और नीचे कितना है M1 + M2। इधर देख लो कामा, M1 बन जा M1 और प्लस माइनस 9 का M2 मल्टीप्लाई करें तो 9M2, और नीचे बच्चों कितना है M1 + M2। अब आप ये बताओ बात नहीं,
आप ये बताओ कि बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है, यही तो है, और वाई वैल्यू कितनी है, यही तो है। अब आप लिखेंगे चूंकि बिंदु पी से रेखा होके जाती है, रेखा बिंदु पी से होकर जाती है, चूंकि रेखा बिंदु पी से होकर जाती है, चूंकि रेखा बिंदु पी से होकर जाती है, तो बताओ बिंदु पी के जो निर्देशांक होंगे वो रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। भैया संतुष्ट करवाओ। देखो एक्स के प्लेस पर इतना रखो, वाई के प्लेस पर इतना रखो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बताइए। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2m1 प्लस 8m2 और नीचे कितना है m1 प्लस m2 कामा कामा नहीं प्लस है, प्लस 3 अब इंटू वाई वैल्यू रखो भैया कितने, m1 माइनस का 9m2 होल पाने आपका m1 प्लस m2 और माइनस का 5 और इक्वल टू का, आप केवल एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम में एक चीज मिलेगा m1 m2 सेम है, जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले जो आंसर रहते हैं वहीं से जोड़ दिए जाते हैं, केवल अंतर इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं तो जो नीचे एलसीएम मिलता है ना उसका क्या हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें नहीं होगा ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके तो ये नीचे ही है और सेम भी है, इसमें केवल मल्टीप्लाई होगा किसका, जो आगे वाले टर्म है। 2 का करो 2 में कितना हो जाएगा 4m1 और फिर प्लस का 16m2, सही है। वो तो m1 m2 सेम ही रहेगा, नीचे वो पूरे में लिख देंगे, सही है। फिर देखो 3 का m1 करो कितना हो जाएगा, अब प्लस माइनस 3 9 जा 27m2। देखो इसमें तो हर समान है तो इससे कोई मतलब नहीं, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसमें m1 m2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -5 का m1 मल्टीप्लाई करो और प्लस माइनस माइनस का 5, अब पूरे के पान क्या आ जाएगा बच्चों, m1 प्लस अब इक्वल टू क्या है, अब ये 0 बदल गया, नीचे अगर 1 मान लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर तो 0 है नीचे 1 मान लें, क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का जब इसमें होगा तो ये तो यही नोट हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा 0। तो देखना बच्चों इसको पहले सिंपलीफाई कर लें, 4m1 में 3m1 जोड़ो 7m1 और 7m1 से 5m1 चला गया 2m1 बचेगा। देखो ना 4m1 में 3m1 जोड़ा 7m1 और 7m1 में से 5m1 गया 2m1। इसी प्रकार 16m2 और 27m2, 27m2 ये बड़ा है ना, और 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 ना, तो 32m2 माइनस का हुआ, देखो ना माइनस वाले बड़े हैं, तो 27 माइनस का और माइनस का 5, तो 27 और माइनस 5 32 माइनस का, तो -32 में से प्लस का 16 हटाओ, -16 बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा पार्ट है, तो माइनस का 16m2। फिर ये तो m1 प्लस m2 का जब 0 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 0 कर दें 0 डायरेक्ट, समझ पाए। तो ये सिंपलीफाई होके इतना आया, एक बार और समझा इसको, तो 4m1 3m1 7m1 7 5 गया तो 2m1 16m2 नोट ऐसे नोट रखेंगे, इसको पहले करेंगे तो माइनस वाले क्योंकि बड़े हैं, 27 5 जोड़ा 32 में से 16m2 घटाओ तो माइनस का 16m2, सही है। अब ये तो 0 बदल गया, सही है। अब सुनो ये -16m2 उधर किसमें जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, इधर लिखे देंगे हम लोग 2m1 इक्वल टू 16m2, 2m1 इक्वल टू हो गया 16m2, तो m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा m1/m2 इक्वल टू 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो फिर m1 अनुपात m2 कितना आ गया 8:1, m1 अनुपात m2 तो आ गया। अब विभाजक बिंदु लाना है x, y, तो सीधी सी बात है जो m1 m2 का मान निकला है ना, वो m1 m2 का मान हम यहीं पर रख देंगे दोनों जगह, तो विभाजक बिंदु भी आ जाएगा। इसको हम डाल देंगे समीकरण 1, पहले आप इतना नोट करो फिर विभाजक बिंदु देखो। अब m1 m2 का मान जो निकला है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो हम लिखेंगे कि m1 m2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, m1 व m2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो रखते हैं, देखो ध्यान से
तो पी एक्स का वाई इक्वल टू पी 2 इंटू m1 कितना है बच्चों बोलो? m1 है 8, m1 कितना है 8 और दूसरा 1 होगा। तो m1 8 है, m2 1 है, m1 8 है प्लस 8 इंटू m2 कितना है 1। नीचे m1 प्लस m2 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? कामा m1 कितना है बच्चों? m1 है 8 माइनस 9 इंटू m2 कितना है? m2 है 1। अब नीचे m1 प्लस m2 का है तो 8 और 1 कितना हो जाता है? 9। अब देखना तो ये विभाजक बिंदु P x का वाई इक्वल टू P 8 बन जा 8 16 प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 9 बन जा 8 माइनस 9 और होल अपान 9। तो आप देखना ये जो P है P x का वाई इज इक्वल टू 16 और 8 कितना होता है? 24 बटे 9 इधर 9 बचे 8 दिया 1 बटे 9 बचे तीन 8। तो ये जो निर्देशांक बच्चों आ गए आपके ठीक है वो कितने आ चुके हैं? 8/3 कामा माइनस 1/9। और यही एक्स और वाई की वैल्यू है, मतलब सुनो एक्स के स्थान पर 8/9 तो वाई के स्थान पर -1/9। समझ गए आप? तो ये निर्देशांक आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान देना। 11 में क्या बोला गया है? बुक की तरफ ध्यान दो। बिंदु a -2, 2 b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटना है तो तब विभाजक बिंदु कितने लेने चाहिए? 3। अगर 3 बराबर भागों में बांटना होता तो 2, 4 में बांटना है तो 3, 5 में बांटना है तो 4, एक कम करके भी लेते हैं। सही है। अब मान लो रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटना है तो विभाजक बिंदु लेने चाहिए 3। रेखाखंड AB को अगर 4 बराबर भागों में बांटना है तो विभाजक बिंदु 3 लेने चाहिए। उस प्रकार लो कि दिखे 4 बराबर भाग। तो देखो मान लो पहला विभाजक बिंदु हुआ P, दूसरा हुआ Q और तीसरा हुआ आपका R। देखो दिख रहे 4 बराबर भाग। तो ये 3 विभाजक बिंदु हो गए जिसने क्या किया? रेखाखंड AB को 4 बराबर भाग में बांटा है। देखो एक AP भाग है, दूसरा PQ है, तीसरा QR है, चौथा R भी है। तो अब जब बराबर भाग है तो इनका अनुपात भी सबका बराबर रहेगा, अर्थात 1, 1 और 1। तो इसमें फार्मूला तो वही वाला लगेगा जो आप लगा रहे हैं, अंतर विभाजित करने वाला। सुनो अगर हमें इधर देखो A और B के तो निर्देशांक दिए हैं ना, कितने दिए हैं? हाँ इसके हैं -2, 2 और B के 2, 8। तो बस अब हमको P Q R के निर्देशांक निकालने हैं ना। तो अगर हमें P के निर्देशांक निकालने हैं तो इधर देखना P का निर्देशांक निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका अनुपात देखेंगे, बातें बंद करो। इसका अनुपात देखेंगे कि P तक का अनुपात कितना है। देखो यहाँ पर चाहे तो लाइन खींच करके आप समझ लो 1 है। सही है, इतना 1 है। और फिर P से लेकर के B तक का कितना है? 1, 2, 3 कितना है? चाहे अपनी लाइन खींच करके समझ लो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये 3 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 आपका कितना हो गया? 1 और m2 आपका कितना हो गया? 3। ऐसे क्या समझ में आया? मतलब इतना रेशियो A से लेकर P तक का रेशियो कितना है? 1। वो समान बता नहीं रहा, समान 4 भागों में विभाजित करता है। हाँ वो अगर समान 4 भागों में विभाजित करता है तो समान भाग ले लीजिए, एक से ले लीजिए, बात तो वही रहेगी। तो 1, 1 ले लेते हैं तो सिंपल रहता है। तो देखिए A से लेकर P तक का अनुपात कितना? 1 और P से लेकर B तक का कितना? 1, 1 और 1 कितना? 3। सही है। तो ये M2 3, M1 1 और ये क्या होते हैं? X1 Y1 और दूसरा क्या होता है? X2 Y2। अब बताइए विभाजक बिंदु पहले कौन है? P X2 Y2। तो आप लिखेंगे कि विभाजक बिंदु P के निर्देशांक विभाजक बिंदु अगर हमें विभाजक बिंदु P के निर्देशांक चाहिए तो अगर मानना चाहो x y मान लो, ना मानना चाहो तो जो सूत्र होता है उसी को रख दो। सूत्र क्या होता है इसके साथ में? m1 x2 प्लस m2 x1 और बाद में क्या होता है? m1 प्लस m3। जब ज्यादा बिंदु हो जाए ना, विभाजक बिंदु ज्यादा हो जाएगा
तो आप एक्स कमा वाई ना माना करो। जैसे इसमें 2 हो जाए या 3 हो जाए, 3 विभाज्य बिंदु हो गए, तो एक्स कमा वाई आगे ना माना करो, डायरेक्ट पी रखा करो, फार्मूला रखा करो, तो वो पी के जो निर्देशांक आएंगे वही विभाज्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। सही है। तो ठीक, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान कितना, m1 प्लस m2, इधर m1 y2 हाँ m2 y1, और नीचे क्या होता है, हाँ m1 y2, और नीचे क्या होता है m1 प्लस m2। सही है। तो देखना, तो p m1 कितना है बताओ, m1 है 1, और x2 कितना है आपका, x2 है 2, प्लस m2 कितना है आपका, हाँ m2 है 3, और x1 कितना है -2। नीचे m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस 3 4 हो गया। इधर देख लो m1 कितना है आपका 1, m1 1, और y2 कितना है 8, और m2 कितना है 3, एक नजर में देखो, y1 कितना है 2, नीचे m1 प्लस m2 का है तो हाँ 2 1 और 3 4। अब देखना ध्यान से, p 2 बन जा 2 प्लस माइनस 3 2 जा, और नीचे आपका है 4, 8 बन जा 8, और प्लस 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 ही है, 3 2 जा 6, और नीचे आपका कितना है 4। तो आप ये देखना कि p 6 में 2 गया -4 कामा 8 और 6 से कितना बच्चों होता है 14/4, 4 बन जा, और 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14। इसमें जो बच्चों पी के निर्देशांक आ चुके हैं वो -1 कामा 7/2, ये पी के निर्देशांक आ गए। जैसे पी के निर्देशांक आ गए तो उन्हें पी के निर्देशांक रख दिए यहाँ पर -1 कामा 7/2। अब अगर क्यू के निर्देशांक बच्चों चाहिए तो फार्मूला तो ऊपर रखा है, तो फार्मूला ना रखे वाला बात समझ लोगे। तो अगर क्यू के निर्देशांक चाहिए तो यहाँ पे क्यू रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा क्यू, और वही फार्मूला रखना पड़ेगा जो ऊपर है, ऊपर तो लिखा ही है। तो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। तो अगर हमें क्यू के निर्देशांक चाहिए, सुनिए, तो क्यू के निर्देशांक पाने के लिए हमें क्यू के ऊपर लाइन खींचनी चाहिए। जैसे हमने अगर पी के निर्देशांक चाहिए थे तो विभाजक पी के ऊपर हमने लाइन खींच दी तो हमें अनुपात दिख गया। क्या दिख गया, अनुपात, एक 1 दिखा और एक कितना दिखा 3। अब अगर हमें क्यू के निर्देशांक चाहिए तो हम क्यू के ऊपर एक लाइन खींचते हैं तो हमें अनुपात दिख जाएगा। देखो एक अनुपात कितना दिखा, देखना, इसका अनुपात पी से लेकर क्यू तक का 1, अब क्यू से लेकर बी तक का कितना 1/1 दिखा कि नहीं दिखा, याद रहेगा ये। मतलब इसका अनुपात कितना आया हम यहाँ लिखे दे रहे 1/2। सही है। यानी अब क्या काम करेगा m1 m2 का, m1 काम करेगा 1 और m2 का काम क्या करेगा 2। अब x1 y1 अब क्या हो जाएंगे, पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। तो दूसरा तो x2 y2 है। अब इस पे ध्यान रखो कि अब पहला कौन बन गया, p वाला पहला बन गया x1 y1 और दूसरा तो दूसरा है। सही है। तो फिर क्यू के निर्देशांक देखो अब रखेंगे फार्मूला m1 ए और बी से, मतलब ए और बी से कब कहाँ निकलेंगे। अब तो आप पी और बी के बीच में विभाजक बिंदु आ रहा क्यों ना, ए और बी के विभाजक बिंदु पी के निर्देशांक निकाल चुके हैं। अब अगर क्यू के चाहिए तो क्यू के नजदीक वाला ले लो, दूर वाला क्यों लोगे। और दूर वाला लोगे तो फिर इतना लेना पड़ेगा, इतना बताओ, इतना लेना हमें क्या इतना लोगे तो 1/2 और 2 अनुपात लेना पड़ेगा। बताओ 2/2 लेना ठीक है ऐसे ले लो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 2/2 रखो, 2/2 रखो। सर ये चलिए अच्छा ठीक है। सुनिए m1 कितना हो गया आपका 1, m1 कितना हो गया 1। तो फार्मूला क्या होता है m1 कितना है 1 m1 और m1 के बाद x2 देख लो कितना है, x2 है 2 प्लस m2 है 2 और x1 और नीचे m1 प्लस m2 1 और 2। सही है। फिर m1 फिर m1 1 y2 8 प्लस m2 y1 7/2 और नीचे m1 प्लस। सही है। 2 से 2 यही तो कैंसिल कर लो। तो क्यू के भी निर्देशांक बच्चों देखो बन रहा है 2 बन जा और प्लस माइनस 2 बन जा और नीचे कितना है 3 8 बन जा और देखो इधर यहाँ पर तो 1 बचेगा ना 7 बन जा और नीचे कितना है 3। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या रहेगा 0 में भाग दे दो 3 का तो 0 ही आएगा, 0 में भाग दें 3 का तो 0 ही आएगा। और 8 और 7 कितना होता है 15/3 तो 3 5 15। तो बच्चों क्यू के जो निर्देशांक आए वो 0,5 आए। समझ में आया इतना। पहले इतना नोट करो फिर आर के निर्देशांक देखो। अच्छा अब अगर विभाजन में तो आर के निर्देशांक चाहिए तो कैसे निकालोगे इधर देखो, पहले क्यू ले लोगे और फिर
हाँ बी ले लोगे। अब विभाजक बिंदु कौन सा बना आर, जैसे अभी विभाजक बिंदु क्यू के निर्देशांक निकाले थे तो हमने क्यू पर लाइन कर दी थी। अब अगर हम आर के निर्देशांक निकालेंगे तो किस पर लाइन कर देंगे, सही है। तो अनुपात कितना हो गया, 1 अनुपात 1, दोनों सेम हो गया। तो अब के अनुपात कितना हुआ बताओ, m1 1 और m2 भी सही है कि नहीं सही है। अब सुनो बच्चों इधर देखो, Q1 के निर्देशांक कितने निकले थे, वो Q के निर्देशांक अभी कितने निकले थे बताओ, 0,5 हाँ 0,5 तो ये आ चुके हैं 0,5। तो अब x1 y1 का काम क्या करने लगा बताओ, 0,5। अब x2 y2 का काम क्या करने लगा, 2,8। तो देखो जी अब हम निकालेंगे विभाजक बिंदु R के निर्देशांक, विभाजक बिंदु R के निर्देशांक। तो देखो बच्चों फार्मूला m1 कितना है 1, m1 x2 x2 कितना हुआ 2 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है देखो 0 और नीचे m1 प्लस m2 1 और 1 कितना होता है 2। क्या समझ में आ रहा है। फिर देखो m1 कितना है 1 और y2 कितना है बच्चों 8। फिर देखिए प्लस m2 कितना है 1 m2 1 और y1 कितना 5 नीचे m1 प्लस m2 तो कितना हो गया 2। तो देखना इधर 2 बन जा और जीरो को मतलब ही नहीं, नीचे भी 2 इधर 8 बन जा 8 और 5 बन जा और नीचे होल अपान कितना है 2। तो देखना 2 बन जा 2 तो इधर है 2 बन जा 2 बन जा 2 बना के 8 और 5 कितना होता है 13/2। तो आर के भी निर्देशांक आ गए। तो विभाजक बिंदु जो 3 थे P Q R तीनों के निर्देशांक आ चुके हैं। क्या समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 तरफ देखिए बच्चों, बिंदु -3, P किताब तरफ ध्यान दो, बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है और P का मान भी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा मानना चाहोगे, ये भी मान लें। तो आप बताओ A और B के निर्देशांक कितने हैं, -5, -4 -5, -4 -2, अब विभाजक बिंदु कौन सा है -2, -3 है क्या, ठीक है। अब विभाजक बिंदु क्या मान ले बताओ। तो अगर विभाजक बिंदु मानना है तो छोटी सी लाइन खींच लिया करो, इसलिए ताकि अनुपात तुमको दिखाई पड़ सके। तो विभाजक बिंदु में C मान लिया, C क्यों मानेंगे, P दिया है जब नहीं दिया है, अच्छा ठीक है। इसी विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी दिए हैं, सही है। तो अब अनुपात बता दो m1 और दूसरा, हाँ ये अनुपात मालूम हो गया कि इतना m1 है इतना m2 है। पहला बिंदु क्या मानते हैं हम लोग x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या मानते हैं x2 y2। मनचाहे ढंग से कुछ ना बोलिए। तो देखो इधर विभाजक बिंदु C के निर्देशांक, विभाजक बिंदु C के निर्देशांक अच्छा विभाजक बिंदु C के बच्चों निर्देशांक निकालेंगे तो C के निर्देशांक अब दिए गए हैं। हमने क्या बोला था, जब एक या दो से अधिक हो तो हम क्या करते थे, सीधे फार्मूले में यही फार्मूला लगाते थे, वो निर्देशांक लिख देते थे P या Q। लेकिन जब केवल सिंगल हो और दिया भी हो तो उसको क्या करते हैं, डबल वाला लिखते हैं। मतलब ऐसा कि यहाँ पर तो C दिया है, यहाँ पर लिखेंगे और एक C यहाँ पर दिया है, कितना दिया है -3, ये भी लिखेंगे। समझ में आई बात, मतलब दोनों तरफ लिख देंगे। देखो क्या तो C कितना दिया है -3, P = C। अब बताओ m1 कितना है, m1 है और x2 कितना है, x2 है -2, x2 कितना है प्लस m2 कितना है, m2 है और x1 कितना है, x1 है -5 और नीचे m1 प्लस m2 कामा m1 कितना है, m1 है और y2 कितना है, y2 है 3 प्लस m2 कितना है, m2 है और y1 कितना है -4 और नीचे देखो m1 प्लस m2। अब आप देखना पहला निर्देशांक पहले बराबर और दूसरा निर्देशांक दूसरे बराबर। तो हम पहला पहले बराबर करेंगे ना कि दूसरा दूसरे, क्योंकि अगर दूसरा दूसरे के बराबर कर देंगे तो P और ये m तो दोनों में P और m आ जाएगा, वैल्यू m1 m2 की आएगी नहीं। तो हम पहला पहले बराबर करके m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद P का मान निकालेंगे, सही है। तो -3 किसके बराबर हो जाएगा बताओ, -3 = -2 का m1 मल्टीप्लाई करो, इसी का प्लस -5 का m2 मल्टीप्लाई और नीचे कितना हो जाएगा m1 प्लस
अब आप देखना ये -3 है, थोड़ा ऊपर रख के इसके नीचे 1 मान लेते हैं ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सके। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें करो, तो जब इसका इसमें करेंगे तो यही रहेगा ना, क्योंकि 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो जितना होता है उतना ही रहता है ना। और -3 का m1 में करो कितना आ जाएगा, माइनस का 3m1 और प्लस माइनस माइनस का 3m2। अब m1 वाले एक तरफ करो, m2 वाले एक तरफ ले जाओ। तो देखना बच्चों यहाँ पर माइनस का 2m1, ये -3m1 है, इधर किसमें आ जाएगा, हाँ प्लस का 3m1, उधर देखो माइनस का 3m2, ये माइनस का 5m2 है तो उधर बच्चों किसमें जाएगा, प्लस का 5m2। अब 3m1 में से 2m1 को हटाओ, केवल सिंगल m1, यहाँ हम कह रहे हैं 1m1। उधर बच्चों देखो कितना बचा है, 5m2 में 3m2 हटा दो 2m2। तो m1 m2 चाहिए ना आपको, m1 और m2 में अनुपात चाहिए। तो देखो उधर m1 और ये m2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर किसमें आ जाएगा, डिवाइड बाई, उधर क्या रह गया 2, ये 1 मल्टीप्लाई में है तो इधर निधि किसमें आएगा, डिवाइड में। तो m1 और m2 में अनुपात कितना आ गया बताओ, हाँ 2:1। जब m1 और m2 में अनुपात आ चुका है तो अब हम दूसरे के बराबर करके m1 और m2 की वैल्यू को रख के p की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो बच्चों अब दूसरे के बराबर करते हैं, अर्थात p किसके इक्वल हो जाएगा, ये m1 3, बताओ m1 का मान भी रखते चले, रख दें। तो m1 की वैल्यू कितनी आई 2, तो m1 की वैल्यू कितना रख दें 2, तो 2 into 3 रख दें, 2 into 3 प्लस m2 कितना है 1, तो यहाँ पर रख देंगे प्लस का 1 और माइनस का 4, और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2 और 1 कितना 3। तो p की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, थोड़ा ध्यान से देखना, 2 3 जा 6, अब प्लस माइनस 4 बन जा 4 होल अपॉन 3। तो देखो 6 में से 4 हटाओ, 6 में 4 गया तो 2/3, ये आ गई p की वैल्यू। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है?